की हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 134, बीपीएससी 134, ठीक है। बीपीएससी 134 जो रहेगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय, बीएजी सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास रहने वाली है। इसमें जितना जितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इस क्लास में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर बात करूं तो इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं और 14 के 14 चैप्टर में से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट आ गया, क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो समझ है। इसमें खास तौर से जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यथार्थवाद काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यथार्थवाद, या दूसरा अगर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा, अगर आप देखेंगे, मार्क्सवाद या उदारवाद। ये तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, यथार्थवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तीनों चीजें होती क्या है। देखो यथार्थवाद को रियलिज्म बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको रियलिज्म बोला जाता है। इसकी थ्योरी जो है, कह सकते हो कि एक थ्योरी है जिसको मर्गेंथू ने दिया था, ठीक है। यथार्थवाद कहता है कि पूरी दुनिया में भाई मेरे शक्ति का सिद्धांत है। यथार्थवाद से पहले जो चलता था वो चलता था, अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से व्यक्तिवाद चलता था, अगर आप देखेंगे आइडियलिज्म चलता था, ठीक है। व्यक्ति आइडियलिस्ट चलता था कि व्यक्ति जो एक प्रकार से उसमें चलता था कि व्यक्ति बहुत आइडियल पर्सन है, ठीक है, इस टाइप से चलता था। क्योंकि उससे पहले ये माना जाता था कि देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे उस समय के उसके बाद कह सकते हैं कि मोर्गेंथु ने एक नई थ्योरी थी जिसको हम यथार्थवाद कहते हैं, ठीक है। उदारवाद का सिंपल सा मतलब होता है कि उदारवादी सोच का होना, ठीक है। उदारवादी दृष्टिकोण को अपना, उदारवाद का मतलब होता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा जब अपने नागरिकों को या जो बासिंदे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदान करने की दी थी, यानी सरकार कम से कम शासन करे और आम नागरिक जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा जब उनको एक प्रकार से आप छूट देते हैं या स्वतंत्रता देते हैं, उसको हम बोलते हैं उदारवाद। मार्क्सवाद जो है अगर आप देखेंगे तो मजदूरों की मजदूरों में, और एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी बात करता है। और वो उसमें क्या करता है, संघर्ष की बात करता है कि हमारे समाज में संघर्ष की स्थिति है। ये तीन क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, खास तौर से चैप्टर नंबर फर्स्ट में से। तो देखिएगा सबसे पहले हम यथार्थवाद की बात करते, देखिएगा यथार्थवाद जिसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है, क्या कर रहे हैं, यथार्थवाद जिसे राजनीतिक यथार्थवाद कहा जाता है, का मानना है कि राज्य सत्ता का साधक है, यानी जो राज्य होता है वह सत्ता के साधक होता है। राज्य जो होता है वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि दुनिया में अजारक जगह है जहां राज्यों के व्यवहार को नियमित करने का कोई केंद्रीय अधिकरण है। अगर आप देखो पूरी दुनिया में भाई मेरे देखोगे तो अव्यवस्था फैली हुई है। क्यों फैली हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कि दूसरे पर कब्जा करना चाहता है, दूसरे पर कंट्रोल करना चाहता है। अगर आप देखो कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का भी स्वभाव कैसा है आपको देखोगा, तो व्यक्ति का भी स्वभाव हमको दिखाई देता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण चाहता है, अपना कब्जा चाहता है। उसी प्रकार से देखोगे जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं, क्या करें, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी क्या चाहती हैं कि हमारी पूरी दुनिया पर क्या हो, प्रभुत्व हो। जहां कोई भी राज्य किसी दूसरे पर हमला कर सकता है। आप देखो यही तो रहता है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी बनी कि जिसमें हर एक दूसरे राज्य को लगता है कि पता नहीं कौन हम पर हमला कर दे, इसलिए राज्य अपने क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी सैन्य और सामरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। देखो ना भाई, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को बढ़ाता है, अपनी सेना को मजबूत करता है। क्यों करता है, ताकि उस देश की क्या सुरक्षा हो सके। जिस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से व्यक्ति का नेचर होता है कि वह दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है या अपना कब्जा करना चाहता है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति, क्या उसी प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी अगर आप देखोगे तो शक्ति का सिद्धांत चलता है। हर जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह सोचता है कि मेरा प्रभुत्व रहे और मेरा कब्जा रहे। वो एक कह सकते कि एक प्रकार से युद्ध के जरिए या शक्ति के जरिए पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की बात चाहता है। यही यथार्थवाद, यही रियलिज्म है, ठीक है। देखिएगा, होप्स कहता है कि एक आदमी का जीवन एकांतता, गरीबी
बुरा, क्रूर और छोटा है। इसलिए राज्य हर आदमी की तरह अहंकारी है और अपनी सुरक्षा के हितों की देखभाल करता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति में अहंकार होता है, व्यक्ति में हिंसा होती है, या जिस प्रकार से व्यक्ति एक प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह भी दूसरे पर एक प्रकार से अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, उसी प्रकार से जो राज्य होता है, राज्य भी अहंकारी होता है। वह अपने हितों को लेकर के और अपनी सुरक्षा को लेकर के हमेशा संघर्षरत रहता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य शून्य योग संबंधों का निर्देश होता है, जहां एक राज्य को संपूर्ण लाभ दूसरे राज्य के पूर्ण नुकसान से होता है। देखो, यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य अपनी भलाई करने के लिए किसी भी दूसरे राज्य पर क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। यानी एक राज्य अपने भरपूर लाभ के लिए वह किसी दूसरे राज्य को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। यानी उदारवादी, देखो उदारवादी कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य का स्वभाव, भाई मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मनुष्य स्वभाव में ईर्षा है, जलन है, अहंकार है, लालच है, संघर्ष है, उसी प्रकार से राज्य का भी वही स्वभाव है। देखो, यथार्थवादियों को मानना है जैसे मनुष्य का नेचर होता है, इंसानी नेचर में होता नहीं भाई, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में ईर्षा है, जलन है, अहंकार है, लालच है, भय है, ये सारी चीजें होती है। वही सारी चीजें हमको राज्य में भी देखने को मिलती है। राज्य भी एक प्रकार से क्या है, लालची है, अहंकारी है, संघर्षशील है। वह भी दूसरे पर क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। और किसके जरिए, सैन्य शक्ति के जरिए। तो अगर आप देखें, यथार्थवादी कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति का नेचर है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी नेचर है, उसी प्रकार से राज्य का भी नेचर है। जिस प्रकार से व्यक्ति अहंकारी है, घमंडी है, लालची है, दूसरे पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, उसी प्रकार से जो राज्य है वह भी एक घमंडी है, अहंकारी, लालची है, वह भी दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसीलिए देखेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा संघर्ष चलता है, हमेशा युद्ध की बातें होती है, क्योंकि जिस प्रकार जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही राज्य का स्वभाव होता है। यही यथार्थवाद है। यही थ्योरी किसने दी थी, मोरगेंथु ने दी थी। ठीक है। दूसरी थ्योरी को हम लोग उसकी बाद अगर देखो यथार्थवाद के बाद हमारा उदारवाद। देखो, उदारवाद का सिंपल सा मतलब होता है, उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है, सहयोग की बात करता है और शांति और समझौते की बात। देखो, उदारवाद का सिंपल सा मतलब होता है कि उदारवादी जो थिंकर होते हैं या जो उदारवादी विचारक होते हैं, उनका यही मानना था कि समाज में या जो हमारा राज्य है वह व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दे, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे। यानी व्यक्तियों पर कम से कम शासन किया जाए और व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए। यही उदारवादियों का क्या सिद्धांत है। उदारवादी जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि वह स्वतंत्रता के समर्थक है। क्या बोला हूँ, उदारवादी क्या है, स्वतंत्रता के समर्थक है। और उनका मानना यही था कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। राज्य को व्यक्ति के विकास की कोई जरूरत नहीं है। राज्य क्या करे, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे, समानता दे, अधिकार दे, जिसके जरिए अपना व्यक्ति जो है संपूर्ण विकास स्वयं कर लेगा। यही कह सकते हैं उदारवाद की थ्योरी। यानी उदारवादी अगर आप देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं निजीकरण जो होता है, प्राइवेट चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए। उदारवादी जो विचारक हैं या उदारवादी जो थिंकर, क्या बोला, उदारवादी जो विचारक हैं या हमारे जो उदारवादी थिंकर होते हैं, वह यही कह रहे हैं कि एक प्रकार से राज्य कम से कम शासन करे। यानी राज्य को अपने नागरिकों पर कम से कम नियम कानूनों का लगाना चाहिए और व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में क्या है, बुद्धि है, विवेक है, और वह अपना क्या कर लेगा, विकास स्वयं कर लेगा। यही मूलतः उदारवाद की थ्योरी है। तो उदारवाद भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उदारवाद आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे मार्क्सवाद क्या होता है, कि मार्क्सवाद पूछा जा सकता है। देखो, मार्क्सवाद कह सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि जो राज्य है वह शोषण करता है। किसका शोषण करता है, कि देखो उदारवादी कहते हैं कि सॉरी, मार्क्सवादी कहते हैं, देखो भाई, मार्क्स यानी उदारवाद के खिलाफ मार्क्सवाद की विचारधारा है। पहली बात इसको समझ लो। ठीक है। दूसरा, मार्क्सवादियों का कहना है कि समाज में वर्ग संघर्ष है। क्या कहते हैं मार्क्सवादी, क्या कहते हैं भाई, समाज में वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष का कहने का मतलब है कि समाज में दो वर्ग बन गए। क्या बन गए हैं, समाज में दो वर्ग बन गया। एक देखोगे तो मजदूर वर्ग है, दूसरा जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है भाई, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां लगा ली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है। एक तो पूंजीपति वर्ग है जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, उद्योग धंधे उसने लगा लिए हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो मजदूर है।
तो यानी समाज में एक तरफ मजदूर है और एक तरफ उद्योगपति पूंजीपति हैं। इन दोनों में क्या एक प्रकार से देखने को मिलता है हमें, कंपटीशन है, संघर्ष की स्थिति है। और मार्क्सवादी विचारधारा यही कहती है कि जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वह मजदूरों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसलिए मार्क्सवाद कहता है कि राज्य को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि राज्य हमेशा मजदूरों के खिलाफ है और वह जो राज्य है, वह जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, उनके समर्थन में खड़ा है। मार्क्सवाद कहता है कि जो राज्य है, वह एक प्रकार से शोषण का टूल है, शोषणकारी है, राज्य शोषणकारी होता है, जो उद्योगपतियों के या पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन चुका है। जब तक राज्य रहेगा, तब तक मजदूरों का, ये जो मजदूर है, उनका शोषण होता रहेगा। और जब तक समाज में वर्ग रहेगा, तब तक 2 वर्गों को लेकर के संघर्ष बनता रहेगा। जब राज्य ही नहीं रहेगा, तब ना तो वर्ग होगा। इसलिए मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि हे मजदूरों उठो, अरे तुम पूंजीपतियों को या जो उद्योगपति हैं, इनको समाप्त कर दो। जब समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, तो हमारे समाज में किसी प्रकार का हमको संघर्ष देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है? तो खास तौर से अगर बात करूँ, तो 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछा जाए, मेरी बात ध्यान रखना। एक तो आपको पढ़ के जो जाना है, यथार्थवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर आप देखेंगे, तो आपके लिए उदारवाद इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा, वो मार्क्सवाद है। ये 3 थ्योरी हैं। ये तीनों में से कम कह सकता हूँ कि एक थ्योरी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये 3 ज़रूर करके जाना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और पहले चैप्टर में यही 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पहले चैप्टर के बाद अब हम कर लेते हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है? चलिए उसको देख लेते हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है जी? एक कोई क्या चैप्टर नंबर सेकंड क्या रहेगा देखिएगा, मूलभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, ठीक है? वैसे अगर बात कहूँ तो मैंने पहले भी क्लास पढ़ा रखी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जाएँगे, तो चैनल पर जाने के बाद आप जैसे चैनल पर जाओगे ना, हेलो, तो आपको गुड सबसे इवनिंग। पहले आप ना यहाँ पर आना पड़ेगा। जैसे आप चैनल पर गए, तो आपको चैनल पर आने के बाद जैसे होम आएगा, वीडियो आएगा, सोर्स आएगा, आपको कम्युनिटी में जाना है। कहाँ पर जाना है? कम्युनिटी में जाना है। जैसे आप लोग कम्युनिटी में जाओगे ना, तो यहाँ पर मैंने 2 वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखोगे। बीपीएससी 134 की 2 वीडियो पड़ी हैं, बीपीएससी 134 की 2 वीडियो पड़ी हैं। इनको जाकर के आप ज़रूर देख सकते हैं, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, इससे भी आपका हो जाएगा। और बाकी इस क्लास में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? क्या रहेगा? राष्ट्रीय शक्ति। तो भाई राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? देखो, किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति क्या हो सकती है? हम लोग उसकी बात करें। जैसे भौगोलिक आकृति किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति उसके पास जो संसाधन है, जो नेशनल हम जिसको हम रिसोर्स बोलते हैं, वो राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। राष्ट्रीय शक्ति अगर आप देखोगे, किसी देश की जो आर्थिक हालत है, वो राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। किसी देश में अगर जनसंख्या है, पढ़ी-लिखी है या रोजगार वाली जनसंख्या है, तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। किसी देश में अगर आप देखोगे, तो लीडरशिप अच्छी है, नेता अच्छे हैं, तो उसकी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। सैन्य यानी सेना आपकी अच्छी है, यह भी आपकी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। तो राष्ट्रीय शक्ति का जो विचार है, आपके एग्जाम में पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय शक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आपका रहेगा, शक्ति संतुलन। राष्ट्रीय शक्ति और शक्ति संतुलन 2 आपके लिए, शक्ति संतुलन का मतलब होता है भैया कि बैलेंस ऑफ पावर। देखो, शक्ति संतुलन ये बताता है कि पूरी दुनिया में, देखो भाई, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं। अगर किसी देश के पास ज़्यादा शक्ति रहेगी और किसी देश के पास कम शक्ति रहेगी, जो शक्तिशाली देश रहेगा, जो जो कम शक्तिशाली देश है, उसका क्या करेगा? उसका शोषण करेगा या उसका दमन करेगा। तो शक्ति सल्तुलन ये कहता है कि सभी देशों में या सभी राज्यों में बराबर-बराबर शक्तियाँ रहनी चाहिए। अगर सभी राज्यों को बराबर-बराबर शक्तियाँ रहेंगी, तो ना तो कोई किसी का शोषण करेगा, ना तो कोई किसी का दमन करेगा। एक देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। अगर मान लो एक देश के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है और दूसरा जो देश है, बहुत कमज़ोर देश है, तो जो शक्तिशाली देश होगा, वो कमज़ोर देश पर क्या कर देगा? हमला कर देगा और उस देश को क्या कर लेगा? गुलाम बना लेगा या उस देश पर कब्ज़ा कर लेगा। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये बताता है कि शक्तियों का जो बँटवारा है, क्या? शक्तियों का जो बँटवारा इस प्रकार से किया जाए कि सभी को बराबर-बराबर शक्तियाँ मिले, ना तो किसी को कम शक्ति मिले, ना तो किसी को ज़्यादा। यहाँ शक्ति का मतलब अधिकार, राइट, ठीक है? भाई किसी के पास इतनी भी सेना ना हो, इतनी भी आर्मी ना हो कि दूसरे के पास उसकी आधी भी ना हो, ठीक है? यानी हर एक राज्य के पास जो हथियार है, जो गोला-बारूद है,
जो एटॉमिक पावर है या जो सेना है या ये सारी जो साधन है युद्ध लड़ने के, वो सभी जो साधन है वह बराबर-बराबर सभी में होने चाहिए। अगर किसी के पास भाई बहुत बड़ी सेना है, उसके बाद अच्छे हथियार हैं, तो क्या करेगा? जिस देश के पास कोई अच्छे हथियार नहीं है, ना बहुत बड़ी सेना है, उस पर तो आक्रमण कर देगा ना, उस देश को क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत यही बताता है, क्या बोला हूँ? शक्ति संतुलन का सिद्धांत यही बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति है, उसका बँटवारा इस प्रकार से किया जाए कि सभी देश बराबर रहें, कोई किसी का शोषण या दमन ना करे। यह शक्ति संतुलन बताता है। दूसरा शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि सभी में शक्तियों का बँटवारा इस प्रकार से किया जाए, ना तो किसी को कम शक्ति हो, ना किसी को ज़्यादा हो। अगर जिसको ज़्यादा शक्ति होगी, कम शक्ति वाले पर क्या कर देगा? वो आक्रमण कर देगा या उसको एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गुलाम बनाने की कोशिश करे। तो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, हमको यही बताता है। दूसरा जो आपका रहेगा राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? जिस प्रकार से आप देखोगे एक व्यक्ति को शक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि भाई वो जैसे एक हमारा परिवार नहीं था, भाई परिवार की शक्ति क्या हो सकती है? भाई परिवार में लोग कितने हैं, लोग कितना कमाते हैं, धमाते हैं या उसके पास कितना संपत्ति है, जायदाद है, उसके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, एक परिवार की संपत्ति होती है। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब ये होता है किसी देश के पास ऐसे कौन-कौन से संसाधन हैं जो उसको मजबूत बनाते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति अगर आप देखो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति क्या हो सकती है? तो सबसे पहले उसकी भौगोलिक आकृति, ठीक है? यानी उस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, उस देश के पास लैंड कितना है, राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। दूसरा कह सकते हैं किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति, उस देश के पास कितना उत्पादन है, कृषि उत्पादन कितना होता है, उस देश में खेती कितना होती है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। तीसरा कह सकते हो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति सेना होती है। भाई सेना कितनी बड़ी है या सेना कितनी सशक्त है या सेना के पास कितने न्यूक्लियर हैं, हथियार हैं, ये राष्ट्रीय शक्ति है। चौथा कह सकते हैं राष्ट्रीय शक्ति में हमारे संसाधन है। किसी देश के पास कितने संसाधन है, यह भी उसके राष्ट्रीय शक्ति का राष्ट्रीय शक्ति को बता सकते हैं, ठीक है? अगर हम और राष्ट्रीय शक्ति की बात करें, किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति व उस देश की लीडरशिप कैसे है, उस देश में लीडर कैसे है, उस देश का जो प्रधानमंत्री है या जो राष्ट्रपति है, वह कितना इफेक्टिव है। किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या हो सकती है। अगर जनसंख्या आपकी पढ़ी-लिखी है, रोजगार-परक है, तो किसी देश की क्या बहुत बड़ी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। राष्ट्रीय शक्ति प्राकृतिक संसाधन, किसी देश के पास कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, यह उस देश की क्या हो सकती है, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में आ सकते हैं। उसी प्रकार से आर्थिक, यानी किस देश के पास कितना पैसा है, रुपया पैसा है, यानी किस देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी मजबूत है, यह भी राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। उसी प्रकार से किसी देश के पास कितने सैन्य हथियार हैं, कितने परमाणु बम है या कितने एटॉमिक हथियार है, या भी किसी देश की क्या हो सकती है, राष्ट्रीय शक्ति हो सकती है। तो राष्ट्रीय शक्ति वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें शक्ति संतुलन, एक राष्ट्रीय हित क्या होता है, इसको भी आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ये भी शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे चैप्टर में से अगर बताऊं, जो मैंने बताया 3 बताए, एक तो राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? और इनको करके ज़रूर जाना है, ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? जो चैप्टर नंबर 3 रहना, किसी इस चैप्टर से अगर बात हो, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कभी भी ज़्यादातर क्वेश्चन्स नहीं पूछे गए, चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और चैप्टर नंबर अगर सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड की, ठीक है? इकाई नंबर 3 क्या है, यानी चैप्टर नंबर 3 क्या है? वैश्विक व्यवस्था का उदय, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी चैप्टर नंबर 3 से अगर मैं बात करूँ ना, इग्नू में 4 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं और 4 बार में से अगर बात करूँ, भाई मेरे इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे गए। तो अगर आप देखोगे तो इससे कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है 3.4 प्रथम विश्व युद्ध, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। खास तौर से प्रथम युद्ध के कारण या वर्साय की संधि क्या है? देखो प्रथम प्रथम विश्व युद्ध क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध। ये आपसे जो पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आपके लिए क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध क्या है, देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ शुरू होता है। क्या बोले भाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, वह 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा से शुरू होता है। और इसमें 2 शक्तियाँ लड़े। अगर आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें 2 शक्तियाँ हैं, ठीक है? 2 गुट हैं, 2 ग्रुप हैं कह सकते हो, 2 ग्रुप हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो इसमें खास तौर से अगर देखोगे तो इसमें अगर आप देखो मित्र राष्ट्र में कौन-कौन सा है? मित्र राष्ट्र इसमें एक तो ग्रुप है मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस है,
ब्रिटिश साम्राज्य है, रूस है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है? और इसमें जो धुरी शक्तियाँ हैं, धुरी शक्तियों का मतलब होता है, धुरी शक्तियों में 3 हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और ओटोमन साम्राज्य है, यानी 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, ठीक है? एक ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जो मित्र राष्ट्रों का ग्रुप है उसमें फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य, रूस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान उसमें शामिल था। और धुरी राष्ट्रों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है? तो भाई फर्स्ट वर्ल्ड का जो पहला कारण कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड का कारण क्या है? क्या कह सकते हैं कि यूरोप यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय होने से हर देश अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के या अपने राष्ट्र के अधिकारों को लेकर के, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लेकर के उसमें आता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड का पहला कारण क्या है भई? राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? प्रथम इसका पहला कारण क्या बनेगा? राष्ट्र। दूसरा आर्थिक साम्राज्य, क्योंकि अगर आप देखिए यूरोप में हर देश क्या करता है? अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाता है, एक प्रकार से। तो दूसरा कारण क्या है? आर्थिक साम्राज्य है। तीसरा क्या? गुप्त संधियाँ। तीसरा क्या है? फर्स्ट वाला का तीसरा बड़ा कारण क्या है? गुप्त संधियाँ। यानी कई सारे देशों ने क्या करी थी? आपस में संधि कर रखी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता, तब जाकर के पता चलता है कि एक देश ने दूसरे देश से संधि कर रखी थी। वहाँ पर जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश का मदद करने के लिए आते हैं, तब जाके पता चलता है कि कई सारे देशों ने यहाँ पर गुप्त संधियां कर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड का तीसरा जो होने का कारण है वो गुप्त संधियां, ठीक है। चौथा जो कारण है, अगर आप देखें हथियारों की दौड़, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारे देशों ने इतने सारे हथियार बना रखे थे, इतने सारे गोला और बारूद बना रखे थे, तो ये कहीं फिक्स ही हो गया था कि भाई इतनी सारा हथियार बनेगा तो कभी ना कभी तो उसका यूज होगा। तो पूरी दुनिया कह सकते हैं एक प्रकार से बारूद पर खड़ी थी और सिर्फ उसमें एक चिंगारी की जरूरत थी। वह चिंगारी क्या होती है? आके पड़ जाती है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो यानी हथियारों में, यानी अगर देखो यूरोप के बहुत सारे देशों ने इतने सारे हथियार बना रखे थे, तभी तो जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब पांचवा जो कारण है, अगर आप देखोगे इंग्लो जर्मन नौसेना युद्ध, आप देखोगे जो इंग्लैंड है और जो जर्मनी है, उनमें एक प्रकार की दुश्मनी है। यह भी प्रथम विश्व का सबसे बड़ा कारण है कि इंग्लैंड और जर्मनी में जो प्रतिद्वंदिता है, जो एक प्रकार से लड़ाई है, वह भी क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है, ठीक है। छठा क्या है? अगर आप प्रथम विश्व का सबसे बड़ा कारण है किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति का होना। देखो आप देखो आज आप सब लोग देखोगे तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय कोई भी अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं थी जो भाई किसी देश को रोक सके। यानी अंतरराष्ट्रीय कोई भी संघ नहीं था, अंतरराष्ट्रीय कोई भी संगठन नहीं था जो देशों में तालमेल करवा सके या सुलह करवा सके या शांति की बात कर सके। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का ना होना ही कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण कहा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा कारण है। प्रेस की नकारात्मक भूमिका, देखो इस समय मीडिया मीडिया जो था एक देश का मीडिया दूसरे देश की मीडिया के खिलाफ खूब सारे नेगेटिव विचार फैलाता था। तो मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है वह भी प्रथम विश्व युद्ध की एक बड़ा कारण बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि एक देश के बारे में दूसरे देश की जो मीडिया होती थी खूब दुष्प्रचार करती थी, कुप्रचार करती थी। एक देश दूसरे देश के बारे में खूब भरा बुरा जो कहना होता था वह मीडिया में खूब आता था। तो मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है, यह भी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। आठवां कह सकते हैं प्रथम विश्व का जो कारण है, नेताओं की व्यक्तिगत महत्व। नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको लगता था कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया पर अधिकार कर लेंगे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखोगे ऑस्ट्रिया हंगरी है या फ्रांस है, इन लोगों की एक प्रकार से महत्वाकांक्षा थी कि हमारे पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर हमारा अधिकार हो जाए, पूरा कब्जा हो जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो आठवां सबसे बड़ा कारण कह सकते हो कि नेताओं की व्यक्तिगत मान, यानी बहुत सारे नेताओं में लालच था कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बने। या भी कह सकते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला कारण बना। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच, यानी ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया, दो देश हैं, ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, इन दो देशों में जो दुश्मनी है वह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो तात्कालिक कारण है, जो मौजूदा कारण होता है, उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे जिसका नाम था आर्क फ्रांज और उसकी पत्नी थी। उसकी हत्या कह सकते हो कि आप देखोगे वो सर्बिया में हो गई थी। तो सर्बिया पर एक प्रकार से ऑस्ट्रिया ने आरोप लगा कि सर्बिया सर्बिया वालों ने
जान करके ऑस्ट्रिया के राजकुमार की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इस वजह से क्या था, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में एक प्रकार से युद्ध छिड़ जाता है और ऑस्ट्रिया सर्बिया की तरफ से कोई ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध लड़ने आ जाता है, कुछ देश सर्बिया की तरफ से लड़ने आ जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको अच्छे से करके आना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण है। देखो भाई मेरे, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो जाता ना, उसके बाद एक संधि, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है अगर आप देखेंगे, तो वह एक खास तौर से जाकर के या 1919 में जाकर के अगर आप देखेंगे, यानी 19 आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध 5 साल तक चलता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है उसके बाद एक शांति संधि होती है, जिसको हम वर्साय की संधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्साय की संधि बोला जाता है। वर्साय की संधि में क्या है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता कौन था, ये भी मैं बता भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र जीते थे। कौन? मित्र राष्ट्र जीते थे और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। धुरी राष्ट्र किसकी किसकी कह सकते हैं, जैसे जर्मनी की, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य की, ठीक है, या सर्बिया और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सबकी हार हुई थी और जीता कौन था? अमेरिका का जो ग्रुप था, या जो फ्रांस था, या कह सकते हैं जो इंग्लैंड था, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, ये लोग जीते थे। यानी मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक संधि होती है जिसको वर्साय की संधि बोला जाता है, जिसमें जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, सेना का विस्तार नहीं कर सकते, इस नहीं, कोई भी भाई, कोई भी बहुत बड़ा युद्ध होता है उसके बाद संधि वार्ता होती है, तो वही है वर्साय की संधि। तो वर्साय की संधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा जो आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या है। देखो भाई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद अगर आप देखोगे तो जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। तो जर्मनी को लगता है कि हमारे देश की एक प्रकार से बेइज्जती हो गई, एक प्रकार से इंसल्ट हो गई है, यानी हमको युद्ध में हार का सामना। तो जर्मनी का एक शासक जिससे आप सबका नाम सुना, हिटलर, तो हिटलर को लगता था कि हम इस जो युद्ध में हमको हार हुई, हम लोग उसका बदला लेकर के जरूर रहेंगे। तो उस युद्ध का बदला को लेकर के अगर आप देखोगे तो आगे सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वह 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। किस पर? पोलैंड पर जर्मनी हमला कर दिया था। किसने? जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। और जो जर्मनी का शासक है, कौन है? हिटलर। हिटलर को लगता था कि भाई उसको तो मन है विश्व विजेता बनना है, पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का जो बदला लेना है। आप सबको पता ना कि बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वह इंसान को पता नहीं क्या करवा देती। तो बदला लेने का जो उनके मन में जो महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा खास तौर से हिटलर के मन में, वह कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देती है। और द्वितीय जो विश्व युद्ध है वह 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है। किसने किस पर युद्ध किया था? पोलैंड पर जर्मनी वालों ने हमला कर दिया था। इस वजह से क्या होता है कि युद्ध शुरू हो जाता है और फिर एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ देश आते हैं। यहाँ पर भी दो ग्रुप लड़ रहे हैं, एक तो मित्र राष्ट्र है, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र है। यहाँ पर मित्र राष्ट्र कौन कौन है, ध्यान सुना। मित्र राष्ट्र में भैया वही है, अमेरिका है, फ्रांस है, अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, ठीक है, या ये सारे लोग मित्र राष्ट्र हैं। ध्रुवी राष्ट्रों में कौन कौन है? ध्रुवी राष्ट्रों में अगर आप देखो, ध्रुव राष्ट्रों में अगर आप देखो जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली का एक ग्रुप है और उधर आप देखोगे अमेरिका का या फ्रांस का और ब्रिटेन का ये अगला ग्रुप था। यानी दो ग्रुप सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी दो ग्रुप लड़ रहे हैं, ठीक है। एक मित्र राष्ट्र तरफ से है, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है? तो सबसे पहला द्वितीय विश्व का जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वह वर्साय की संधि है। क्योंकि वर्साय की जब संधि होती है तब जर्मनी पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और जर्मनी वालों को लगता है एक प्रकार से उनकी इंसल्ट है, बेइज्जती है और जर्मनी इस अपमानजनक संधि का बदला लेने का कारण माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। दूसरा क्या? सामूहिक सुरक्षा की विफलता। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो एक सामूहिक सुरक्षा बनाई जाती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद सामूहिक सुरक्षा बनती है, वह सामूहिक सुरक्षा विफल हो जाने के कारण भी कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा सबसे बड़ा कारण है शुरू होने का, निशस्त्रीकरण की विफलता। देखो, जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सभी देशों ने खूब सारे हथियार बना लिए थे, उसी प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी अगर आप देखोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारे देशों ने जो एक प्रकार से हथियार बनाने थे, बहुत सारे बना लिए थे। और निशस्त्रीकरण का मतलब था अपने अस्त्र शस्त्रों को यानी हथियारों की कम करना।
हथियारों को कम करने की बात तो ही थी फर्स्ट वर्ल्ड, लेकिन कोई भी देश हथियारों को कम नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे हथियार बना लेते हैं। इस वजह से भी कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की नौबत आ जाती है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है कि सेकंड वर्ल्ड शुरू होने का, विश्व आर्थिक संकट, यानी पूरी दुनिया में जो मंदी छाती है और बड़ी मंदी है, ये 1929 की आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि एक प्रकार से जर्मनी का जो तानाशाह है अडोल्फ हिटलर के अधीन नाजी तानाशाही ने देश की बागडोर संभाली और जर्मनी ने भी आर्थिक संकट का लाभ उठाया और 1932 में मंचूरियन पर हमला कर देता और इटली ने अबिसीनिया पर विजय प्राप्त कर ली। तो यानी विश्व में जो आर्थिक मंदी छाती है, इस आर्थिक मंदी से भी कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण को बताया जाता है। जर्मनी रोमन बर्लिन तुर्की धुरी, यानी कह सकते हैं कि जो धुरी राष्ट्र हैं, खास तौर से जो अगर आप देखोगे जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के जो शासक होते हैं, जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, ठीक है, इन लोगों ने क्या कर एक प्रकार से संधि कर ली थी। इस संधि का भी एक बड़ा कारण है क्योंकि इनको लगता था पूरी दुनिया पर हमारा वर्चस्व हो जाएगा, यह भी एक बड़ा कारण बनता है। और अल्पसंख्यकों की समस्या, तो भाई पूरी दुनिया में अगर आप देखो जो अल्पसंख्यक समाज होता है, ठीक है, उस समस्या का कारण भी क्या बनता है, सेकंड वर्ल्ड का कारण बना है, ठीक है। उसी प्रकार से लीग की विफलता, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो एक क्या बना जाता है, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन तुम लोग सुनते ना, तो वैसे लीग ऑफ नेशन बना था। तो लीग ऑफ नेशन का काम था कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन लीग ऑफ नेशन तो बना तो गया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, लीग ऑफ नेशन जो है जिसके लिए बनाया गया था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लीग ऑफ नेशन विफल हो जाता है, इसलिए भी कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला कह सकते हैं कि पोलैंड पर जर्मनी का, भाई पोलैंड पर जर्मनी वालों ने हमला कर दिया, ये क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का यानी द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण है। ये सारे कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के क्या है, कारण हैं। और आपके एग्जाम में जरूर कह सकता हूँ, या तो आपके एग्जाम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ करके जरूर जाना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और वर्साई की संधि, ये तीन क्वेश्चन जो रहेगा आपके चैप्टर नंबर 3 में से रहने वाले हैं, इनको आपको जरूर करके जाना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये आ जरूर सकता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तुम्हारा चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 8 है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम उन्हीं उन्हीं चैप्टर को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो है शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण। खास तौर से एक बात हूँ, 8.4 जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध के चरण। देखो कोल्ड वार जब शुरू होता है, आप सबको पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो हमारे देश में दो शक्तियां हैं या दो ग्रुप बन जाता है। एक तो अमेरिका का ग्रुप है और दूसरी तरफ देखो सोवियत संघ का ग्रुप है। तो अमेरिका और सोवियत संघ में एक प्रकार से कोल्ड वार छिड़ जाता है, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। इसमें कोई हथियारों से लड़ाई नहीं होती है, एक प्रकार से विचारधारा की लड़ाई है। क्या किसकी लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है। इसमें युद्ध का या सैनिकों का प्रयोग नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। देखो जब शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में शुरू होती है और 1990 तक चलेगी। कब तक चली भाई मेरे, 1990 तक। 1945 में जब शीत युद्ध शुरू होता है, तो कभी शीत युद्ध तेजी पकड़ लेता है, कभी नरमी आ जाती है, और कभी लगता है शीत युद्ध समाप्त हो गया और फिर दोबारा, जैसे आप देखो जैसे कोई बड़ा आंदोलन चलता है ना, तो जैसे आप कोई बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे 5 या 3 4 5 महीने तक अगर कोई चीज चलती है, तो आपको पता है कभी बीच में लगेगा कि बहुत गर्मी है, यानी उसके प्रकार से भाई अब खत्म हो जाएगा, यानी नर्म, जिसको हम बोलते हैं शुरुआती दौर में शत्रुता खूब जड़ बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज होती है ना, जैसे लॉन्ग टर्म में चलेगी, जैसे अगर मान लो जो शीत युद्ध है वह लंबा चला है, ठीक है। अगर आप देखो लगभग 50 साल चलता है या 50 साल से 50 साल, तो जब शीत युद्ध 50 साल चला है, तो कभी लगेगा भैया शीत युद्ध बहुत तेजी से हो रहा है और थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लगेगा शीत युद्ध खत्म ही हो गया है, फिर शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है कि शीत युद्ध में चरण क्या है, तो शीत युद्ध में कभी पहला जो चरण होता है उसको बोलते हैं बढ़ती शत्रुता। शुरुआत में जब शीत युद्ध शुरू होता है, ऐसा लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, और कुछ देश इसमें कुछ ऐसे काम कर देते जिससे शीत युद्ध बढ़ जाता था। और बीच में क्या होता, एक होता नरमी का दौर, कभी कभी लगेगा शीत युद्ध क्या है, नरम पड़ गया है। जब एक देश दूसरे देश से बातें करने लग जाएंगे, वार्ताएं करने लग जाएंगे, एक दूसरे मेल मिलाप करने लग जाए, तो एक बोलते हैं नरमी का दौर। क्या बोलते हैं इसको, डिटेंट बोलते हैं, डिटेंट मानी नरमी का दौर। तो कभी कभी आपको लगेगा जो शीत युद्ध है वह लगभग समाप्त हो गया है या थोड़ा नरम पड़ गया,
या पुनर्जीवित का है। कभी कभी लगेगा शीत युद्ध फिर से शुरू होगा, जब एक देश दूसरे देश पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल छोड़ने की बात करेंगे, तो फिर लगेगा शीत युद्ध फिर शुरू हो गया है। तो ये 3 चरण है शीत युद्ध में। बढ़ती शत्रुता शुरुआती दौर में, जैसे मैंने बताया ना, कोई अगर युद्ध है ना लंबा चलेगा, अगर 40 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, सिंपल सी बात है ना, अरे भैया 50 साल अगर तुम किसी से साल डेली लड़ोगे तो हमेशा तो एक जैसे रहोगे। कभी तुमको लगेगा तो तुम पहलवान की तरह उसको धमकी दे रहे हो, कभी लगेगा थोड़ा डाउन हो जाओगे, और फिर कभी बीच में लगेगा फिर तुम तान के खड़े हो गए। तो जब शीत युद्ध चलता है उसके चरण, चरण का मतलब क्या था, चरण का मतलब होता है कि जब शीत युद्ध पूरा चलता है तो उसमें कभी हमको ये लगता है कि शीत युद्ध में शत्रुता बढ़ रही है और थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, या एक देश दूसरे देश पर हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला कर देंगे, परमाणु से हमला हो जाएगा। कभी कभी लगेगा दो देश आपस में बातचीत करने लग जाएंगे तो लगेगा शीत युद्ध समाप्त हो गया, उसमें थोड़ी नरमी आ गई है। या जब दो देशों में वार्ता होने बातचीत होने लग जाएगी, दो देशों या दो से अधिक देशों के नेताओं में बात होगी, तो लगेगा भैया शीत युद्ध समाप्त हो गया है, खत्म हो गया। लेकिन फिर अचानक से लगेगा कि उसमें कोई देश दूसरे देश के खिलाफ टीका टिप्पणी कर देगा, तो लगेगा नहीं नहीं शीत युद्ध फिर शुरू हो गया है। तो क्या है, यही शीत युद्ध के चरण है। ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट से कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना रहेगी। शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का अर्थ या शीत युद्ध के क्षण, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में कह सकता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ अगर आप इनको इतने ही पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से चलेगा। तो शीत युद्ध जो मैं बता रहा हूँ यही इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। शीत युद्ध एक क्वेश्चन देखो बता दूं, एक क्वेश्चन शीत युद्ध को लेकर के 100% आएगा, 100% आएगा। 8वां और 9वां चैप्टर पूरा शीत युद्ध पे है, तो 8वां और 9वें चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, हर साल आता है, ठीक है। तो शीत युद्ध को लेकर के एक क्वेश्चन आएगा, तो 8वां 9वां चैप्टर में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना, शीत युद्ध के चरण, ये वाला क्वेश्चन करेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर रहेगा, क्या है चैप्टर नंबर 9, क्या है, शीत युद्ध का अंत और इसका अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो शीत युद्ध का अंत, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का अंत और उत्तर शीत युद्ध काल में अंतर। देखो जब शीत युद्ध का समाप्त हो जाता है तो क्या शीत युद्ध खत्म होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। देखो जब शीत युद्ध 1990 या 89 में 90 में समाप्त होता है तो पहला प्रभाव पड़ा कि जो यूनाइटेड यूएसआर था, यूएसएसआर जिसको, ठीक है, आपको पता, मैंने बताया ना कि अमेरिका और दो लोग लड़ रहे हैं ना, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ में एक इंपॉर्टेंट देश है रूस। रूस ने कई सारे देशों को मिला करके ग्रुप बना था जिसको सोवियत संघ बोला था। क्या बोला था भैया, रूस ने, रसिया एक देश है ना, रूस है ना, तो रूस ने कम से कम 15 देशों को मिला करके, कितने देश, 15 देश, 15 देशों को मिला करके एक ग्रुप बना था जिसको क्या बोला जाता था, सोवियत संघ। और वह एक ग्रुप बना करके अमेरिका से लड़ रहा था, 15 देशों ग्रुप था। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो जो रूस ने 15 देशों का ग्रुप बना था जिसका नाम था सोवियत संघ, उस सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सभी देश अलग अलग हो जाते हैं। तो शीत युद्ध का पहला प्रभाव क्या पड़ा कि एक प्रकार से यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया है और जितने भी देश रूस के साथ आए थे वह सारे देश अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से सोवियत संघ टूट जाता है, पहला प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव क्या रहा कि बर्लिन की दीवार का गिरना। आपको पता है जो जर्मनी है, देखो जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय कह सकते जो जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी, यानी आधी जर्मनी को अलग कर दिया गया था, आधी जर्मनी को अलग कर दिया था। यानी अगर आप देखोगे तो आधी जर्मनी पर ना जो सोवियत संघ है उसके कब्जे में था, आधा जर्मनी अमेरिका के कब्जे में था। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार बनी थी, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बन गई थी। किसने बनाया था, ये जो मित्र राष्ट्र है जिन्होंने जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, किसने, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड जो जीता है, ये मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया, आधा आधा जर्मनी बांट दिया था। जर्मनी की राजधानी में, जर्मनी की राजधानी नाम है बर्लिन, बर्लिन में बहुत बड़ी दीवार बन गई थी, उसको बांटा गया था। आधा मित्र राष्ट्रों, आधे मित्र राष्ट्रों को जर्मनी आधा मिल गया था, आधे को आधा मिल गया। तो जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो बर्लिन में जो दीवार बनी है इसको गिरा दिया जाता है
और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, क्योंकि जर्मनी को बांट दिया था ना, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी। तो शीत युद्ध का दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, अगर आप शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो भाई बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। इसको बोलेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दूसरा कारण है। तीसरा क्या है, आर्थिक निर्भरता। देखो जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय कह सकते हैं सभी देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। निर्भर रहने का मतलब आप कह सकते हैं कि एक देश आर्थिक रूप से पैसे को लेकर के बहुत निर्भर रहे थे। कोई अमेरिका पर निर्भर था, कोई सोवियत संघ पर निर्भर था। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त होता है, सभी देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रभाव पड़ता है शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर शीत युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय संबंध में, जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में यानी आईआर में कौन-कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है। भाई शीत युद्ध की समाप्ति होने के बाद पूरी दुनिया के लिए कौन-कौन से मुद्दे, आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है भाई। शीत युद्ध समाप्त हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ा खतरा बनेगा। तीसरा कह सकते हैं कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है लगातार पर्यावरण को ध्यान में रखा है और विकास किया जाए, सतत विकास दूसरा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा है इस्लामिक कट्टरवाद। पूरी दुनिया में जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद फैल रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका जिस प्रकार से एक प्रकार से उसकी जो तानाशाही है, जिस प्रकार से अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में कब उतरेगा, सेकंड वर्ल्ड के समाप्ति होने के बाद। निर्जातीय संघर्ष है, यानी अलग अलग जातियों को लेकर के अलग अलग देशों में जातीय संघर्ष कह सकते हो कि शीत युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है। मानवाधिकारों का हनन, देखो बहुत सारे देश मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। और प्रवासन, इस प्रकार के ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो शीत युद्ध के बाद एक बड़े मुद्दे के रूप में यहाँ पर हमें उभरेंगे। ठीक है, तो खास तौर से 9 चैप्टर में जो मैंने बताया है इसको पढ़ के जाना। 9.2 और 9 पॉइंट अगर कह सकते जो 4 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है या आपके लिए आ सकता है, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक रहेगा, क्या है चैप्टर नंबर 10, क्या रहेगा, शक्ति के उभरते केंद्र। क्या है अगला चैप्टर, क्या रहेगा भाई, शक्ति के उभरते केंद्र, यानी कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जो शक्ति के उभरते नए नए केंद्र हैं। तो इसमें खास तौर से अगर बात हूँ, जैसे आप देखोगे नरम शक्ति और ठोस शक्ति का, देखो शक्ति यानी पावर होती है, यानी नरम शक्ति का मतलब क्या होता है, यानी कोई देश अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक प्रकार से उदारवादी है, उसको बोलते हैं नरम शक्ति। कठोर शक्ति का मतलब है अगर कोई देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह एक प्रकार से उदारवादी नहीं, उसको बोलते हैं ठोस शक्ति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ध्रुवीयता क्या होती है? देखो एक ध्रुवीयता का मतलब होता है यानी जब पूरी दुनिया में एक देश का ही दबदबा हो। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखो तो पूरी दुनिया में एक ही सबसे बड़ी शक्ति कौन सी, अमेरिका की शक्ति। तो अभी मौजूदा समय में कह सकते हैं पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था है। एक ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया में एक ही देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और पूरी दुनिया एक ही देश के धुरी के रूप इर्द गिर्द घूम रही हो। तो अभी देश पूरी दुनिया में देखोगे एक ध्रुवीयता है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है तो अमेरिका कह सकते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, बहुत बड़ी पावर के रूप में कह सकते हैं बन करके उभरा है। और भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब नागासाकी हिरोशिमा जब एटम बम गिराए थे, उसके बाद तो उसकी तूती बोल गई। तो कह सकते हैं पूरी दुनिया में, अगर वैसे भी तुम समझो कि अमेरिका एक प्रकार से अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ी शक्ति है, महाशक्ति उसको बोला जाता है। तो अभी मौजूदा समय एक ध्रुवीयता, जब एक देश ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, उसी देश की सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चलती है। तो अभी पूरी दुनिया में क्या एक ध्रुवीयता है। दो ध्रुवीयता, क्या दो ध्रुवीयता का मतलब यानी पूरी दुनिया में जब दो शक्तियां हो। जब शीत युद्ध चल रहा था ना तब पूरी दुनिया में दो ध्रुवीयता थी। एक तो अमेरिका का ग्रुप था, दूसरा सोवियत संघ का ग्रुप था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो ध्रुवीयता बोलते हैं। क्या बोला जाता है, दो ध्रुवीयता बोला जाता है। यानी जब दो शक्तियां हो, यानी पूरी दुनिया जब दो ग्रुपों में या दो संघ यानी ग्रुप में। देखो जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय मैंने आपको बताया था ना कि एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो अमेरिका अमेरिका के साथ कई सारे देश थे जो एक ग्रुप बन गया था, और दूसरा जो था सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर बोला जाता है। ठीक है, उसके पास साथ भी 15 देश थे जिनका ग्रुप था। तो पूरी दुनिया में दो शक्तिशाली ग्रुप थे, उसी को बोला जाएगा दो ध्रुवीयता देश बोला। बहुध्रुवीयता का मतलब होता है कि जब कोई भी देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो, सभी देशों के पास बराबर बराबर शक्तियां हो, उसको बोलते हैं बहुध्रुवीयता। यानी सभी के पास बराबर पावर है, कोई भी देश ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, सभी के पास समान शक्तियां। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुध्रुवीयता व्यवस्था बोला जाता है। यानी बहुध्रुवीय है, यानी सभी बराबर हैं, सभी इक्वल हैं, ना तो किसी के पास ज्यादा शक्ति है ना किसी के पास कम शक्ति है। सभी में जो शक्तियों को बटा, यहाँ पर शक्ति एक प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति या सैन्य शक्ति की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, या
न्यूक्लियर पावर उनके पास है, उसकी बात करते हैं। तो सभी में जो शक्ति है, जो पावर का संतुलन बराबर है, उसी को क्या बोला जाता है? बहुध्रुविता कहा जाता है। ठीक है? उसी के बाद अगर आप देखें, शीत युद्ध के बाद अगर आप देखो, कई सारे देशों का उभार आता है। देखो, जब शीत युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद पूरी दुनिया में कौन-कौन से देश, खास तौर से अगर आप देखोगे, चीन। शीत युद्ध के बाद अगर आप देखो, चीन पूरी दुनिया में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और एक बहुत बड़ी आर्थिक देश उभर के सामने आता है पूरी दुनिया में, चीन। दूसरा अगर आप देखोगे, भाई जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो उसके बाद रूस जो है, रूस क्या था? यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है? जब सोवियत संघ का विघटन होता था, अगर शीत युद्ध के बाद देखोगे, तो रूस भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरा है। ठीक है? तीसरा कह सकते हैं भारत। सेकंड वर्ल्ड वॉर के, यानी कि आप शीत युद्ध के बाद देखोगे, तो भारत भी देखोगे तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, एक बड़े देश के रूप में और एक बड़ी शक्ति के रूप में धीरे-धीरे कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री के रूप में कह सकते हैं भारत का भी उभार हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? देशों का ग्रुप है। एक ब्रिक्स कोई देश नहीं है। ब्रिक्स क्या है? एक ग्रुप है। ब्रिक्स क्या देखोगे, जैसे उसमें भारत है, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, या इसमें आप देखेंगे रूस है, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका है। इन 5 देशों का एक ग्रुप है। तो ये जो ब्रिक्स है, यानी 5 देशों का जो ग्रुप बनाया गया, भारत भी जिसका एक पार्ट है, यह भी कह सकते हैं एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है सेकंड आप देखोगे शीत युद्ध के बाद। उसी प्रकार से जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ क्या है? भाई सोवियत संघ कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ यूरोपीय संघ है। ठीक है? जो यूरोपीय संघ के यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, जिसको बोला जाता है यूरोपीय संघ। तो कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखोगे, यानी उत्तर शीत युद्ध को बोलते हैं। उत्तर शीत युद्ध के बाद देखोगे, तो सोवियत संघ जो है, वह भी एक बड़ी शक्ति के रूप में या बड़ी पावर के रूप में क्या है? उभरा है। ठीक है? तो इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 10वां रह गया। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो नेक्स्ट रहेगा। क्या चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 11 क्या है? वैश्वीकरण। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन एक बार आए थे, दूसरी बार 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार कह सकता हूँ इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आ सकता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करने लग जाता है, ट्रेड करने लग जाता है, वही होता है वैश्वीकरण। क्या होता है? वही वैश्वीकरण। नहीं, पूरी दुनिया में आप बिना रोक-टोक के कहीं पर व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर आ जा सकते हैं, कहीं पर घूम फिर सकते हैं, वही क्या होता है? नहीं, एक देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है, वही क्या होता है? वैश्वीकरण। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो वैश्वीकरण के आयाम। ठीक है? तो वैश्वीकरण का यानी वैश्वीकरण कितने प्रकार? तो आर्थिक रूप से आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लग जाता है, आर्थिक चीजों का, जैसे एक देश की कंपनी दूसरे देश में लग रही है, एक देश अपना प्रोडक्ट दूसरे देश, जैसे आप देखोगे ना, चीन का बहुत सारा सामान भारत में बिक रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आर्थिक वैश्वीकरण। दूसरा था राजनीतिक वैश्वीकरण। ये अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, उसमें एक प्रकार से जब एक देश दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप करता है, पूरी दुनिया में जो राजनीतिक उठा-पटक होती है, उसका प्रभाव जब पूरी दुनिया पर पड़ता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक। सांस्कृतिक वैश्वीकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब समझते हो? देखते नहीं, अभी हमारे देश में देखो बहुत सारा खान-पान, विदेशी खान-पान हमारे देश में चल रहा है ना, उसको बोलते हैं। देखो आज हमारे देश में जैसे चाउमीन है, बर्गर है, ठीक है? या पिज़्ज़ा है, या इस प्रकार के जो खाने-पीने, ये हमारे यहाँ का तो खाना नहीं है, भाई विदेश का खाना है, आज हमारे देश में खाया जा रहा है। ये क्या? सांस्कृतिक वैश्वीकरण। उसी प्रकार से जैसे आज देखो हमारे देश में पहनावा है, ठीक है? रीति-रिवाज है, आज देखो लोगों के कपड़े बदल गए हैं, लोगों की भाषा बदल गई है, लोगों का खान-पान बदल गया है, लोगों का पहनावा, ये क्या है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है। ये क्या होता है? यानी खान-पान, पहनावा, कल्चर, रीति-रिवाज, ये बदल रहा है। आज देख लो ना, हमारे देश में लोग क्रिसमस मना रहे हैं, विदेश के लोग दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, दूसरी दुनिया के लोग, हमारे देश में लोग देखो क्रिसमस मनाते हैं या न्यू ईयर मना रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकार से, या आप 14 जनवरी के बाद वो देखो पूरा वैलेंटाइन डे वीक आता है, भारत में भी लोग मना रहे हैं। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण। यानी एक देश के त्योहार, एक देश के रीति-रिवाज, एक देश का खान-पान, पहनावा, एक 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 दूसरे के लोग क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। इसको बोला जाता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। भू राजनीतिक वैश्वीकरण यानी आप कहीं किसी भी देश में जाकर के घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ना तो रोक है, टोक है। आप क्या कीजिए, वीजा बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए, आप किसी भी देश में आ जा सकते हैं। ये क्या है? यही तो भू राजनीतिक वैश्वीकरण है। पर्यावरण वैश्विक, आज देखो इन्वायरमेंट की जितनी भी समस्या है, भाई पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के देखते नहीं, कोई समाधान किया जा रहा।
आज जो पर्यावरण की समस्या है किसी एक देश के लिए समस्या नहीं, आज पूरी दुनिया में जो चाहे अगर आप देखोगे चाहे जलवायु परिवर्तन की समस्या है, चाहे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, उन सारी समस्याओं का जो समाधान है पूरी दुनिया करने में लगी हुई। वही क्या था पर्यावरण वैश्वीकरण उसी को बोला जाता है। तो वैश्वीकरण जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस बार कह सकता हूँ एग्ज़ाम में वैश्वीकरण को लेकर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं और इसको ज़रूर करके जाना एक इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है? अगला चैप्टर नंबर 12वां हमारा रहेगा। चैप्टर नंबर 12 क्या है? संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं कार्य। यूनाइटेड नेशन जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तब पूरी दुनिया को लगा कि एक हमें ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, जो पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम कर सके, शांति और सुरक्षा को कायम इसलिए क्या होता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, जिसको आप सब यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। या कह सकते हो कि संगठन बना है, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र जिसको यूनाइटेड नेशन बोला है। भाई संयुक्त राष्ट्र की जैसे क्वेश्चन देखोगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई है? इसके उद्देश्य क्या है? देखो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसलिए की गई है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। यानी एक देश दूसरे देश पर हमला ना करे, यानी पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, एक देश दूसरे देश पर हमला ना करे, एक देश दूसरे देश पर कब्जा ना कर ले, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना कर दे, एक देश दूसरे पर परमाणु हमला ना कर दे। इसलिए कह सकते हैं पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत क्या है? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी दुनिया में शांति रहे, शांति और सुरक्षा। भाई हर देश सुरक्षित रहे, उस पर लगातार एक खतरा न मंडराता रहे कि हम पर कोई हमला कर देगा, हम पर कोई आक्रमण कर देगा और पूरी दुनिया में शांति की बड़ी जरूरत है क्योंकि भाई पूरी दुनिया में शांति बनाने की जो जिम्मेदारी है, पीस यानी शांति जिसको हम लोग बात करते हैं, वो किसकी भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। किसकी भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सिद्धांत है या कह सकते हो या उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में वो शांति व्यवस्था को बनाए रखे। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके कई सारे संगठन है, जैसे आप देखोगे उसमें आम सभा होती है जिसमें सभी देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है उसके पूरी दुनिया में जितने देश हैं सब उसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र के संगठन कौन अगर बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आम सभा बना रखी जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर आप देखोगे तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको बोला जाए सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो देखा होगा कई सारे देशों को न्यूक्लियर पावर दे रखे है जिसको हम P5 देश बोलते हैं ना, उनको एक प्रकार से ज्यादा उनको मिला है ठीक है। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा होगा कि भाई उन्होंने एक न्यायालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना रखा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई सारे संगठन बना रखे हैं जो देशों को क्या करते हैं? मदद करते हैं। किसी देश को अगर आर्थिक मदद चाहिए या किसी देश को सेना की मदद चाहिए, वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? मदद कराता है। यानी पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो शांति व्यवस्था को बनाने के लिए या शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी उपलब्धि क्या है? देखो पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वह मदद कर रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार उसको विफलता भी हाथ लगती है। अगर आपने देखोगे ना किस प्रकार से अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें कुछ नहीं कर पाया, युद्ध नहीं रोक पाया, युद्ध हो गया। उसी प्रकार देखो अभी हमास वाला जो चल रहा है और जो आप देखोगे वो इजराइल वाला जो मुद्दा चल रहा था, ठीक है। इसको भी देखोगे इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? पूरी तरह से विफल है और भाई उसको काम है ना पूरी दुनिया में शांति रहे, सुरक्षा की भावना बनी रहे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको कई जगह पर विफलताएं भी यानी उसको नाकामयाबी भी हाथ ले। लेकिन अगर कई जगह पर तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भाई उपलब्धि भी हासिल हुई। देखो पूरी दुनिया में देखो शांति व्यवस्था हमेशा बना रखता है। पूरी दुनिया में देखोगे स्वास्थ्य हो, कोरोना के समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी बड़ी भूमिका थी कोरोना को कंट्रोल करने में, महामारी को कंट्रोल करने में। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, ये संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या और संगठन क्या है और संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धि और विफलता, ये क्वेश्चन जो हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है या इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की क्या है संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। इस चैप्टर में जो जो बता रहा हूँ इनको आपको जरूर करके जाना है या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका ये 12वां चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। क्या चैप्टर नंबर 13 क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, खास से जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इसको बोला जाता है, आईएमएफ, ठीक है। ए दूसरा विश्व बैंक, ठीक है। तीसरा विश्व व्यापार संगठन और चौथा यूरोपीय संघ। तो इसमें अगर मैं बात करूं खास तौर से आपको विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन क्या है आपको क्या पढ़ना है? विश्व बैंक
इंपॉर्टेंट जो है विश्व बैंक, ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये दो इंपॉर्टेंट है खास तौर से इस बार एग्जाम के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। विश्व बैंक, भाई विश्व बैंक क्या भाई, पूरी दुनिया को जो कर्जा देता है वही है विश्व बैंक है। देखो, विश्व बैंक की जो स्थापना है 1944 में हुई थी, ठीक है, और लगभग पिछले 70 वर्षों से जो कह सकते हैं विश्व बैंक वह लगातार काम कर रहा है। विश्व बैंक क्या है, पूरी दुनिया को क्या करता है भैया, पैसे देता है, और पूरी दुनिया में कहीं पर गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, उन सारी समस्याओं को कम करने के लिए काम कौन कर रहा है, विश्व बैंक ही कर रहा है। क्या कौन काम कर रहा है भाई मेरे, विश्व बैंक ही काम। पूरी दुनिया में जो जिसको जैसे आप देखो, तुम सबने सुना होगा हमारे देश में जो कर्जा लिया जाता है, जो देशों से उधार लिया जाता है, कहाँ से लिया, विश्व बैंक से ही तो लिया जाता है। विश्व बैंक में हमारे देश जाकर के भाई सोना गिरवी रखना पड़ता है, तब विश्व बैंक वाले आपको पैसे देते हैं, ठीक है, लोन देते हैं, जिसको बोला जाता है लोन लेते हैं ना। तो विश्व बैंक अगर कोई किसी देश में गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, इस प्रकार की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए विश्व बैंक क्या करता है, पैसे देता है। जैसे भारत है, अमेरिका, अमेरिका तो नहीं, अमेरिका को तो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि जैसे आप देखोगे कि जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इन सारे देशों, ये सारे देश कहाँ से पैसा लेते हैं, विश्व बैंक से लेते हैं। और इनको भाई कर्जे देता, पैसे देता है, बोलता है ले पैसे ले जाओ। जिस भी देश में गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, या किसी देश में रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो यानी पूरी दुनिया में अच्छे काम हो, पूरी दुनिया में सुख शांति बनी रहे, या पूरी दुनिया में शांति का माहौल बना रहे, शांति स्थापित की जाए, इसका काम कौन करता है, विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक क्या करता है, इस यानी सभी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको एक प्रकार से विश्व बैंक को चलाता कौन, आप देखो जो दुनिया के बड़े बड़े जैसे अमेरिका है, या ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये विश्व बैंक के सबसे बड़े कर्ता धर्ता है। विश्व बैंक को पैसा कौन देता, भाई अमेरिका देता, और विश्व बैंक में चलती भी अमेरिका की सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक क्या करता है, पूरी दुनिया में बाजारों की जो विफलता है और गरीबी को समाप्त करने के लिए काम करता है। गरीबी कैसे समाप्त करेगा भैया, लोन देकर के, पैसे देकर के समाप्त करता है, पैसे देता है। हमारा देश भी विश्व बैंक से बहुत सारा कर्जा लिया है, बहुत सारा पैसा लिया। तुम सबने सुना होगा ना कि देश का कर्जा बढ़ता चला जा रहा, देश का कर्जा बढ़ता चला, ये किससे ले रहे हैं भैया, पैसा ले रहे हैं, ये सारे विश्व बैंक जो है ना, इससे लेते हैं, सब लोग लेते हैं, विश्व बैंक से बहुत सारे लोगों ने कर्जा। पाकिस्तान ने तो सबसे ज्यादा ले रखा है, भारत ने भी ले रखा है, अब देखो पूरी दुनिया में कर्जा ले रखा है, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा ले रहा है। जैसे आप सबने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत का जो कर्जा है, जो पूरी दुनिया में कर्जा है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा, पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी सरकार है सबसे बढ़ गया। वो पहले भी बहुत सारा कर्जा लिया था इन लोगों ने, अब और भी लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी पूरी दुनिया में गरीबी समाप्त करने के लिए, और पूरी दुनिया में व्यवस्थाएं अच्छी हो, पूरी दुनिया में भाई कोई भूखमरी ना रहे, या कहीं पर शोषण ना हो, गरीबी न रहे, स्वास्थ्य को लेकर के, इस प्रकार से देशों को क्या देता, पैसे देने का काम करता, कौन देता भैया, विश्व बैंक देता है, ठीक है। ये पूरा विश्व बैंक यही काम करता, मूलतः काम इसका यही है कि पूरी दुनिया में अशिक्षा, गरीबी या इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या देता, पैसे देने का काम करता है। दूसरा, अगर आप देखो विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार जो संगठन पूरी दुनिया में व्यापार अच्छी तरीके से हो, इसका काम कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन एक काम करता है कि जैसे एक देश दूसरे देश में आराम से व्यापार कर सके, आराम से व्यापार को चला सके, इसका काम विश्व व्यापार संगठन करता है। देखो, आप सबने सुना ना कि भाई चाइना जो है भारत में बहुत सारा सामान बेचता है, चीन का बहुत सारा सामान हमारे देश में बिकता है ना, लेकिन कभी देखो हमारी सरकार जो है चीन का विरोध नहीं कर पाती है ना, भाई चीन चीन से हम अपना व्यापार बंद कर देंगे, क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में हम लोगों ने उनके साथ साइन कर रखा है, ठीक है, कि हम व्यापार को कभी भी बंद नहीं करें। देखो, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध भी हो जाता है, चाइना के साथ इतना हमारा साथ टेंशन का माहौल है, चाइना हमारी जमीन पर भी कब्जा कर रहा है, या इस प्रकार से जो खबरें आती है ना, तो उसपे देखो व्यापार बंद नहीं होता, क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो व्यापार को चलाता है, वहां उसमें भारत ने साइन कर रखा, भारत भी क्या विश्व व्यापार संगठन का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। तो विश्व व्यापार संगठन में यही भैया कि युद्ध भी होता रहे, लड़ाई भी होता रहे, लेकिन व्यापार नहीं बंद किया जा सकता। और विश्व व्यापार संगठन कह सकते पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करता है, नहीं पूरी दुनिया में व्यापार बढ़े, और पूरी दुनिया में व्यापार में जो बाधाएं हैं, व्यापार करने में जो समस्याएं होती, उन समस्याओं को एक प्रकार से समाधान करने के लिए प्रयास कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है।
ठीक है? आज भी अगर भारत देश को अगर किसी देश में जाकर के अपना कोई सामान बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमारा देश जाकर के आराम से बेच सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है? और भारत में भी अगर कोई देश आकर के अपना सामान बेचना चाहता है, तो आराम से आकर के बेच सकता है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है कि व्यापार को बढ़ावा देता है, साथ ही कह सकते हैं व्यापार में अगर कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो उन समस्याओं को दूर करने का क्या करता है, प्रयास करता है। कौन करता है? यही करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संघ, इसको बोला जाता है WTO। क्या बोलता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTO। तो विश्व व्यापार संगठन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? ये दो देख लेना, इस दो करके ना, यूरोपीय संघ को भी देख लेना, यूरोपीय संघ भी आपसे आ सकता है, ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला चैप्टर को, ठीक है? जो नेक्स्ट रहेगा क्या, चैप्टर नंबर 14 जो रहेगा क्या, चैप्टर नंबर 14 क्या है, क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद, ठीक है? अगर मैं क्षेत्रवाद अगर नव क्षेत्रवाद की बात करूं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने क्षेत्र को विकास को लेकर के, जब कोई कई सारे लोग जब एकजुट हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है भाई क्षेत्रवाद। जैसे अगर देखोगे, जैसे हमारे देश में पंजाब है, तो पंजाब जो है अपने क्षेत्र को लेकर के बड़ा इंटैक्ट है, क्षेत्रवाद उसको बोला जाता है। जैसे देखोगे ना, हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, हर हर राज्य सोचता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, सिर्फ अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के बारे में सोचता है, बाकी उसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये होता है क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद क्या होता है कि जैसे तुमने देखा होगा ना, कई सारे पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे देखा होगा ना, यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के देशों ने एक ग्रुप बना रखा है, जिसको नाम है यूरोपीय संघ। यानी वो सिर्फ यूरोप के देशों का विकास करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जिसका नाम यूरोपीय संघ। ये क्षेत्रवाद है, यानी अपने इलाके को लेकर के और अपने क्षेत्र को लेकर के, जब विकास को लेकर के वही लोग अब काम करते हैं और अपने मेल जुल करके काम करते हैं, इसको बोलते हैं क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब ये होता है, जैसे एक बात बताओ, जैसे तुम सब हो ना, कि जैसे मान लो कि तुम बिहार के हो, या मान लो तुम बिहार के नहीं, मान लो तुम बंगाल के हो, और बंगाल के हो और दिल्ली में आकर रहते हो, तो तुमको जो बंगाली आदमी मिलेगा ना, तुमको तुरंत उससे तुम्हारा मेल मिलाप हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, और तुम्हारा उसके साथ उठाना बैठना हो जाएगा, या तुम उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दोगे। यानी तुम देखो, और भी जैसे यूपी का आदमी है, बिहार का आदमी है, महाराष्ट्र का आदमी है, पंजाब का आदमी है, तुम उसको उतना बढ़ावा नहीं दोगे, लेकिन जो बंगाल के तुम हो, तुम बंगाली आदमी को ज्यादा बढ़ावा दोगे, या उसके साथ उसकी मदद भी करोगे। इसका मतलब क्या है, यानी तुम बंगाल के क्षेत्र को लेकर के इंटेक्ट हो, यानी यही तो होता है क्षेत्रवाद, यानी अपने क्षेत्र को लेकर के जो विचारधारा है, यही इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रवाद। यानी सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद, क्षेत्र मतलब इलाके, ठीक है? यानी अपने इलाके का विकास सोचना, या अपने इलाके का डेवलपमेंट सोचना, या उस इलाके में संसाधन हो, या यानी अपने क्षेत्र के लोगों का विकास हो, यही कहते भैया क्षेत्रवाद होता है। क्या होता है? यही होता है क्षेत्रवाद। और क्षेत्रवाद के कारक क्या है, कारक कारक क्या है? कारक यही होता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे इलाके का विकास हो। जैसे मैंने बताया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर देखोगे, तो यूरोप के देश चाहते हैं कि सिर्फ यूरोप का विकास हो, और इसलिए उन्होंने क्या बना रखा, अपना एक यूरोपीय संघ बना रखा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे, तो जैसे चाइना है, तो चाइना एक प्रकार से क्षेत्रवाद करता है, वो भी सोचता है कि चाइना का विकास हो, ठीक है? उसी प्रकार से पूरी दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, तो अलग अलग देश हैं, क्या है, पूरी दुनिया में अलग अलग देश हैं, वह भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का या हमारे इलाके का विकास हो। इसको क्या आता है, क्षेत्रवाद। क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट है, नव क्षेत्रवाद क्या होता है। नव क्षेत्रवाद का मतलब था आर्थिक क्षेत्रवाद। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है, सिर्फ आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक रूप से बढ़ावा देते हैं, यही नव क्षेत्रवाद है। नव क्षेत्रवाद जो है आर्थिक को बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे यूरोप के देश हैं, उन्होंने एक अपने यूरोप के देशों का ग्रुप बना लिया, ताकि सिर्फ यूरोप के देशों का विकास हो, वो सिर्फ अपने देशों के विकास के लिए, यानी यूरोप के देशों के विकास के लिए खूब काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका अमेरिका के आसपास के जितने देश हैं, उनके उनका एक ग्रुप बना ले, संगठन बना ले, वो अपने ग्रुप का क्षेत्र का विकास करे। उसी प्रकार तुम सबने सुना, अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में G20 की मीटिंग हुई थी, किसकी भाई मेरे, G20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 20 देश शामिल हैं। तो ये भी G20 का, ये भी एक प्रकार का क्षेत्रवाद है, यानी इन 20 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, सिर्फ ये अपना विकास चाहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रवाद। और नव क्षेत्रवाद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ आर्थिक विकास को किया जाता है, यानी इसमें जो यानी नव क्षेत्रवाद में मात्र सिर्फ कौन सा विकास शामिल होता है, आर्थिक विकास शामिल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नव क्षेत्रवाद। तो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, क्षेत्रवाद इंपॉर्टेंट हो सकता है, या क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन है। जो क्षेत्रवाद के लिए, जैसे भाषा, भाषा यानी भाषा को लेकर के क्षेत्रवाद होता है, भाई सिर्फ वो अपनी भाषा का विकास चाहते हैं। उसी प्रकार से अपने संसाधनों को लेकर के, भाषा को लेकर के क्षेत्रवाद होता है, संसाधनों को लेकर के होता है, ठीक है?
या सभ्यता संस्कृति लेकर के क्षेत्रवाद होता है ना, जैसे कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर की सभ्यता संस्कृति रहे, या कोई विशेष अधिकार की बात करता है, ये सारा क्या है, क्षेत्रवाद की कैटेगरी में आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आपके लिए क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आपकी जो बुक है, खास तौर से अगर आप देखेंगे बीपीएससी 134 जो आपकी बुक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से या जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया है। जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, सिर्फ अगर आप यही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और इतने ही क्वेश्चनों को अगर आप तैयारी करके चले जाएंगे, तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली, वैसे भी एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है और 8 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और जितना मैंने बताया मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। यानी 8 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। जितने-जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ये आपको क्लास कैसी लगी या वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताकि ठीक है, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि चैनल पर मैंने वीडियो डाल दिया है, ठीक है? अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एक बात बताऊँगी, चैनल पर अगर आप चैनल पर जाओगे ना, तो जैसे आप कम्युनिटी में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपके बीपीएससी 134 को लेकर के मैंने 2 वीडियो डाल रखा है। कितने वीडियो? यहाँ पर आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगी। इन दोनों वीडियो को आपको ज़रूर करके जाना है, इसको ज़रूर पढ़ना है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और आज की क्लास में जो-जो मैं क्वेश्चन्स बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों की तैयारी करके आपको ज़रूर जाना है। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू, और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपका कोई सवाल होगा।